हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 206 से लेके 230 तक। क्लियर है? देखो, आज का जो ये ये वाले जो क्वेश्चन है 206 से 230 तक, इसमें आपके मोस्टली स्टार और डेल्टा के कनेक्शन होंगे। ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वाले होंगे। इनमें आपका देखो फेजर डायग्राम के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। और स्टार डेल्टा कनेक्शन में आपका फेजर डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो बनाना आता है तभी आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हो बिना किसी बेसिकली कैलकुलेशन वगैरह किए हुए। ठीक है, तो अगर ये आपको नहीं आते तो इसके लिए आप मेरा थ्योरेटिकल लेक्चर देख सकते हो, स्टार डेल्टा वाला। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज एप्लीकेबल टू अ नेटवर्क, यानी आपकी जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो किस टाइप के नेटवर्क में एप्लीकेबल होती है, ये आपको पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो देखो, रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि देखो, आपका जो सर्किट है उसमें सिंपल एक सोर्स ही हो सकता है, वन सोर्स। ठीक है, सोर्स एक ही होना चाहिए आपका। दूसरा पॉइंट है कि जो आपका नेटवर्क है, ठीक है, वो सिंपल स्टडी स्टेट में होना चाहिए। स्टडी स्टेट, ठीक है, स्टडी स्टेट या फिर उसको बोल सकते हो आप रिलैक्स सिस्टम, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई कंडीशंस वगैरह नहीं होनी चाहिए। और आपका जो सर्किट है वो किसी में भी हो सकता है, आर भी एलिमेंट हो सकता है उसमें, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, और और दूसरे टर्म में बोले तो बाईलेटरल होना चाहिए आपका नेटवर्क, बाईलेटरल। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है। तो देखो, इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो सिस्टम है उसमें क्या आर एल सी एलिमेंट हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हैविंग बोथ इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, ये आपका नहीं हो सकता, यानी आपका सेकंड वाला भी नहीं हो सकता, बिकॉज आपका ये क्या है, नॉट अ रिलैक्स सिस्टम। जबकि रिलैक्स सिस्टम में ही आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। दूसरा देखो, इसमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रांसफर इम्पेडेंस एंड एडमिटेंस ऑफ अ नेटवर्क रिमेन कॉन्स्टेंट when the position of excitation and response are interchange of the network। ठीक है, ये जो आपको टर्म दिया ना, ये आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। ये आपके रेसिप्रोसिटी थ्योरम का बेसिकली स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो, नेटवर्क क्या होना चाहिए, लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए। क्लियर है? ये दो कंडीशन है, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक नेटवर्क दे दिया, उस नेटवर्क को क्या बोला, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, उसके साथ सीरीज में एक उसका एक सिंगल इम्पेडेंस में बना के दिखाई है। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क दिया, तो देखो सिंपली सॉल्व करते हैं। तो ये जो नोड है, कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो नोड है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मान लेते हैं अपन वोल्टेज है वी। ठीक है, अब देखो ये जब तीन सोर्स है, तीनों सोर्स कुछ ना कुछ करंट देंगे। तो ये लो, मैंने पहले सोर्स से मान लिया I1, दूसरा सोर्स का मैंने मान लिया I2, ठीक है, तीसरे सोर्स से मैंने मान लिया I3। या तो कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, मैं क्या करता हूँ, सिंपल KCL लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, एट वी नोड, जो मैंने वी नोड मानना वहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, तो सारे इनकमिंग करंट क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से पता चला आपको I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अगर मैं I1 की वैल्यू लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, सिंपल हो जाएगी। देखो, 1 एंगल 0 माइनस वी डिवाइडेड बाय जो भी आपका रेजिस्टेंस है, यही तो होगी। क्लियर है? अब देखो, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 एंगल 90 डिग्री माइनस वी डिवाइडेड बाय J1। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1 एंगल -90 डिग्री माइनस वी डिवाइडेड बाय माइनस का J1। क्लियर है? इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 - वी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो आपका जो एंगल 90 होता है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है एंगल 90 डिग्री, तो इसका आप लिख सकते हो प्लस का जे। ठीक है, और माइनस आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा जे। ये यहाँ से आपको क्या पता चला, ये हो गया J1 डिवाइडेड बाय J1। ठीक है, माइनस वी डिवाइडेड बाय J1। क्या तो क्लियर है? प्लस अब देखो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का J1, वो माइनस का एंगल है ना, माइनस का 90 डिवाइडेड बाय
माइनस का जे 1, फिर यहाँ तक प्लस वी डिवाइडेड बाय माइनस का जे 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हो गया आपका 1 एंड ये भी आपका हो जाएगा 1। तो देखो 1 2 एंड 3, तो ये 3 तो आपका ऐसे ही आ गया, ठीक है। 3 माइनस ये एज इट इज बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो जे है ये आप ऊपर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का हो जाएगा तो ये हो गया प्लस का वी एन जे। क्लियर यहाँ तक, बिकॉज ये माइनस का होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये जे जब ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का। क्लियर है, एंड यहाँ पे ये क्या है माइनस है। ये कर देता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो ऑलरेडी ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा V इक्वल्स टू 3 वोल्ट। क्लियर है, V तो निकल गया। अब आपको निकालना है Z। तो आप देख सकते हो इस नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क में सिंपली आपको दिख रहा होगा कि जो आपका XL है वो आपका XC के इक्वल है। ये कब होता है आपका रेजोनेंस पे, ठीक है। और अब केस में आपका इम्पिडेंस क्या रहेगा, यानी Z आपका R के इक्वल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग R अब वैल्यू क्या हो गई देख लो, ये आपका हो जाएगा 1 ओम। आपका आंसर क्या रहेगा 1 ओम। 3 वोल्ट और 1 ओम, क्लियर है। तो आंसर आपका हो जाएगा द थ्योरम विच स्टेट दैट इन एनी लीनियर नॉन लीनियर पैसिव एक्टिव टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क द समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज जीरो विल बी कॉल्ड एज, ये आपकी होती है इंटेलिजेंस थ्योरम, ठीक है। यानी इंटेलिजेंस थ्योरम क्या होती है, जो भी आपकी पावर एब्जॉर्ब हो रही है और जो सप्लाई हो रही है वो हमेशा इक्वली रहती है, यानी समेशन ऑफ पावर इन अ नेटवर्क इज जीरो, ठीक है। अब देखो सेकंड 210 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इंटेलिजेंस थ्योरम इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट का पूछा है। देखो पहला क्या है, इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट इन ऑल पार्ट ऑफ लीनियर 4 टर्मिनल नेटवर्क, ये नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या आपका इंटेलिजेंस थ्योरम पावर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आपकी जो ये थ्योरम है ये देखो इट एप्लीकेबल यानी लंप नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, टाइम वेरिंग हो, टाइम इनवेरिएंट हो, या फिर मे कंटेन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स। आप ये चीज़ याद रखो कि आपकी इंटेलिजेंस थ्योरम ही ऐसी थ्योरम है जो आपके किसी भी टाइप के नेटवर्क में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If an electric network R, L and C are connected in series and supplied by a voltage source, then its dual network will be described by the differential equation. तो देखो पहले तो आपको बोला एक सिंपल R, L एंड C, ठीक है। सीरीज नेटवर्क है R, L, C, और आपको सोर्स दे दिया इसने, एक वोल्टेज सोर्स है, से इसको बोल देते V। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर इस सिंगल ये जो आर एल सी सर्किट है इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये वोल्टेज आपका रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टर प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस के इक्वल होगा। ये देखो ये वोल्टेज ये आपका हो जाएगा, पहले तो देखो आर जो भी सर्किट में करंट है टी, ठीक है, प्लस एल के किस में क्या हो जाएगा एल टी आई टी डिवाइडेड बाय, यानी डी आई बाई डी टी होता है ना, एल डी आई बाई डी टी, फिर 1/C आई, ये आपकी नॉर्मल वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है, सबके अक्रॉस आपने ऐड कर दिया। अब आपको बोला इसका डुअल, तो देखो डुअल में क्या होता है आपका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो होता है आपका कंडक्टेंस में कन्वर्ट, जो इंडक्टर है वो होता है कैपेसिटर में, और जो कैपेसिटर होगा वो इंडक्टर में, ठीक है। और अगर आपके पास सीरीज सर्किट है, सीरीज है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा पैरेलल में। क्या तो क्लियर है, ठीक है। और जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है वो आपका करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। तो हमें बोला इस सीरीज आरएलसी का डुअल बताना है, तो पहले तो इसका डुअल अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, एक सिंपल बेसिकली जी हो जाएगा, ठीक है। देन एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। ये एलिमेंट आपका हो जाएगा सी, ये एलिमेंट आपका हो जाएगा एल, यानी आपने एल को सी कर दिया और सी को एल कर दिया, ठीक है। और आपका जो सोर्स होगा वो वोल्टेज से इस केस में क्या हो जाएगा, एक करंट सोर्स बन जाएगा, देख लेते हैं आई टी। क्या था क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन बनी थी ना सीरीज आरएलसी के लिए, अब हमें इसके लिए लिखनी है। बेसिकली वही तो डुअल होगा, इसमें डुअल कर देते। देखो वोल्टेज की जगह क्या करोगे आप, करंट, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस, करंट की जगह वोल्टेज, प्लस इंडक्टर की जगह कैपेसिटर, करंट की जगह वोल्टेज, प्लस कैपेसिटर की जगह इंडक्टर, करंट की जगह वोल्टेज और डी टी। ये आपकी हो गई डुअल इक्वेशन। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। ये सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कंडीशन फॉर एन एंटायर थ्री फेज सिस्टम टू बी बैलेंस। आपको कंडीशन पूछी है कि आपका थ्री फेज जो सिस्टम है वो बैलेंस कब होगा, उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, तो देखो कुछ बेसिक कंडीशंस होती है। देखो आप अगर सिंपल थ्री फेज का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हो, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज, बी फेज। देखो जो फेज डिफरेंस होता है इन सब के बीच में वो 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये भी आपका 120 डिग्री। एक 120 डिग्री भी आपकी एक कंडीशन है। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन। और क्या होता है, आपका जो वोल्टेज होता है, कि जो आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज और बी फेज का वोल्टेज, इन सब का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्लियर है, देखो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, फेज इक्वल रहता है। ठीक है, और जो आपके तीन फेज है, उन तीनों फेज में जो आपका इम्पेडेंस होगा वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो एक बार देखो वी एल सेम। ठीक है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, और जेड सेम, और पावर फैक्टर सेम। क्लियर है, ये कुछ बेसिक्स कंडीशंस है जो मैं ऑलरेडी आपको, जो स्टार कनेक्शन वाली जो थ्योरेटिकल लेक्चर है मेरा, तो मैं ऑलरेडी आपको सारी कंडीशंस बता चुका हूँ। ठीक है, और समझा भी चुका हूँ। देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों ही करेक्ट है। और 213 में देखो इसमें बोला है कि अब तीन फेज आपके पास, तीनों फेज में आपने बल्ब कनेक्ट कर रखे। ठीक है, तो अब हमें ये पूछा है कि बल्ब में क्या होगा, कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो ग्लो करेगा, या फिर सब सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, ये पूछा है आपको। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, सीधा बोल दिया इसने कि बैलेंस सप्लाई आपकी। ठीक है ना, मीन्स आपकी सप्लाई ही बैलेंस है। मतलब एक तो देखो आपका जेड सेम है, और दूसरा इसने बोला कि स्टार कनेक्शन है आपका। स्टार कनेक्शन में आपका आई एल एंड आई फेज सेम रहता है। ठीक है, तो देखो जब आप एट द एंड आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, वो क्या हो रहा है बेसिकली, आई स्क्वायर आर ही तो हो रहा है। ठीक है, अब तीनों ही बल्ब में आपका आई स्क्वायर आर सेम रहेगा, बिकॉज तीनों ही केस में तीनों फेज के करंट सेम है। ठीक है, और बल्ब के आपका जो रेजिस्टेंस या फिर इम्पेडेंस जो भी है, ठीक है, वो भी सेम है। ऑब्वियस बात है, सारे सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बल्ब विल बी इक्वली ब्राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेज सीक्वेंस ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर इज। आपको देखो एक सिंपल फेज डायग्राम दे दिया, ये एक दे दिया, ठीक है, कनेक्शन का आपको बतानी है फेज सीक्वेंस। तो देखो फेज सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली आपको क्या करना होता है, देखो आर फेज पे आओ पहले, ये रहा आर फेज। यहाँ पे एक सिंपल एक ऐसे एक ड्रॉ कर दो। ठीक है, डॉट। अब आप ऐसा अज्यूम करो आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, फिर यहाँ से आप को ऐसे घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे बैठे हो आप, पहले आप लिख लेते हो आर फेज, या आर फेज आपने लिख लिया। ठीक है, अब अभी भी आप यहीं पे बैठे हो, तो ये फेज आप फेजर जो है पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे घुमा रहे हो। तो देखो ये वाला जो फेज है ये पहले आपके पास आएगा। ठीक है, फिर ये वाला आएगा। पहले आपके पास कौन सा आएगा, बी वाला, ये होगा आर बी। देन कौन सा आएगा, ये वाला आर बी वाई। ये फेज सीक्वेंस क्या हुई, आर बी वाई, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर। 215 देखो इसमें क्या बोला है, द रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय। इसकी पूछे आपको, थ्री फेज पावर सिस्टम। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या है, अब जो पावर की बात करते हो यानी पी, तो उसको आप सिंपली देखो लिखते हो वी आई। ठीक है, ये है आपका डीसी में। ठीक है, दूसरा आपका होता है वी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। ये आप लिखते हो सिंगल फेज के लिए। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो ये वी और आई की वैल्यू है, यानी ये आपका है वोल्टेज, यानी ये आपका है करंट, के बीच में ये है एंगल फाई। ये फाई आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वी, ये आपकी होती है आर एम एस, ये करंट भी आपका होता है आर एम एस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
अब देखो जब थ्री फेज की बात करते हो तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल 3 टाइम्स हो जाएगी इसकी, 3 pi cos पाई। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, देखो ये जो दोनों है वोल्टेज और करंट, ये क्या आपके यहाँ पे मैंने बताया था RMS, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट और ऐड हो जाता है थ्री फेज में, RMS फेज वोल्टेज है, बस फेज वोल्टेज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, P = √3 PL IL cos पाई, ठीक है। ये आपका होता है थ्री फेज पावर सिस्टम का जो रेटेड आप पावर बताते हो, ठीक है, वो आप इससे बताते हो। क्लियर है, कंप्लीट पावर। तो यहाँ पे देखो जो मेन वोल्टेज आप यूज़ करते हो, वोल्टेज और करंट, ये आपके कौन से वोल्टेज होते हैं, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज। क्लियर है। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज, यानी सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मोस्टली आपको ये वाले फॉर्मूला यूज़ करते हो आप क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक है, बट वो आखिर में आया इसी से है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है आपका स्टार में भी यही रहता है और डेल्टा में भी यही रहता है, ठीक है, दोनों कनेक्शन के लिए सेम फार्मूला है। और यहाँ पे देखो ये जो फेज फाई है, ठीक है, ये एंगल किसके बीच में होता है, वोल्टेज और RMS, कौन सी वैल्यू, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में, ठीक है ना। आप लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच में मत बता देना, तो आपका गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय थ्री फेज AC सप्लाई टू बैलेंस RC लोड इज, क्या होगी आपकी, कांस्टेंट रहती है। अब देखो ये थोड़ा आपको फेजर डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले यहाँ पे एक दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो देखो O A की बात करते हो, ठीक है, दूसरा है EO B, दूसरा है EO। अब देखो इन तीनों ही में आपको सिर्फ एक सिंगल फेज दिख रहा होगा, जैसे A फेज, B फेज, C फेज, ये सारे आपके कौन से हैं, फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। क्लियर है। इनको मैं जैसे आप देखो नॉर्मली आप पढ़ते हो आर फेज, वाई फेज और बी फेज, इस क्वेश्चन में ABC दे रखा है, ठीक है। इन वोल्टेज को आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, देखो आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज एंड बी फेज का वोल्टेज। क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ क्लियर है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो और दूसरा क्या दिया इसने, EAB, EBC एंड ETA, ठीक है। तो ये देखो ये हमेशा क्या, ये क्या दिया आपको, दो फेज के बीच का वोल्टेज दिया है, A फेज और B फेज के बीच का, ये आपके हो गए लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो इनको और कैसे लिख सकते हो आपको, तो सिंपल आर फेज और वाई फेज के बीच का वोल्टेज, ई वाई फेज और बी फेज के बीच का वोल्टेज, ई बी फेज और आर फेज के बीच का। क्लियर है, तो ये हो गए लाइन वोल्टेज, ठीक है, और ये हो गए फेज वोल्टेज। क्या तो कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आप ये बताइए EOC और BC के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। क्लियर है। और जो सीक्वेंस भी आपको दे रखी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में सीक्वेंस आपको दी है ABC, दूसरे वर्ड में बोले तो RPY, RY। क्लियर है, ये सिंपल फेज सीक्वेंस आपको दे रखी है। अब देखो पूछा क्या आपको, रिलेशन बताइए EOC एंड EBC के बीच में, ठीक है। तो आप पहले ये बताइए कि EOC क्या है, एक आपका फेज वोल्टेज है, ठीक है, एंड EBC क्या है आपका लाइन वोल्टेज। बेसिकली पूछा कि आपको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशन। क्लियर है। तो अब देखो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो ये आपका हो गया आर फेज, ठीक है, ये हो गया आपका बी फेज, ये आपका हो गया वाई फेज। अब मैंने बी यहाँ पे क्यों लिया, वाई यहाँ पे क्यों लिया, तो देखो पहले एक डॉट ड्रॉ किया आपने, फेजर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, घुमा दिया। अब देखो आप यहाँ पे बैठे हो, पहले आपका फेज आया आर, फिर कौन सा फेज आएगा आपके पास, वाई, फिर आएगा बी। सीक्वेंस आपने फॉलो कर दी, RYB, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करवानी थी, तो ये ऐसे ड्रॉ का फेज डायग्राम। फिर सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, सीक्वेंस चेंज कर दी होती तो इनकी पोजीशंस वगैरह भी चेंज हो जाती है। देखो ये तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब सिस्टम क्या आपका बैलेंस है, क्वेश्चन में साफ बोल रखा है, एंगल आपका होगा 120 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपका हो जाएगा 120 डिग्री। आपका ये वाला डायग्राम फेजर भी
डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आपको निकालना क्या है, कोई भी क्या करिए, फेज, कोई भी एक फेज ले लीजिए और कोई भी एक लाइन वोल्टेज निकाल दीजिए। ठीक है, अच्छा मैं ले लेता हूँ ई आर और वाई वाला। ठीक है, तो अगर मेरे को ई आर वाई निकालना है, यानी ये लाइन वोल्टेज है, ठीक है ना, क्या करूँगा मैं, ई आर लूँगा, ठीक है, उसमें से मैं ई वाई माइनस कर दूंगा, तो मेरे को ई आर वाई मिल जाएगा। सिंपल है। अब देखो मेरे को ई वाई किसका चाहिए, माइनस का, बट है किसका मेरे पास, प्लस का, तो इसका माइनस का कहाँ होगा, इसके जस्ट अपोजिट में, तो ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया माइनस का ई वाई। क्लियर है? अब ई वाई और ई आर, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या देगा, ई आर वाई। ठीक है, ये लो इसका हो गया रिजल्टेंट, हो गया इसका रिजल्टेंट, ये क्या है आपका ई आर वाई। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो ध्यान से, जो ई वाई था इसका अपोजिट वाला ये, इसने ई बी और ई आर को एकदम सेंटर से कट किया ना, यानी कि ये वाला एंगल हो गया आप 60 डिग्री, एंड आपका ये वाला एंगल हो गया टोटल 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे। हेलो राम, ठीक है, सिंपली इसमें क्या है देखो, जैसे एक है पॉइंट का पॉइंट, रिजल्टेंट आपका ये वो हो गया। देखो जैसे ये अगर F1 है और ये F2 है, और टोटल ये जो एंगल है ये आपका थीटा, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा F की वैल्यू होगी आपकी, देखो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, एंड ये टर्म आपकी में। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे मैं देखो ये वाला लॉ लगाता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो ई आर वाई की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, देखो पहले ई आर का स्क्वायर प्लस आ जाएगा ये ई आई का स्क्वायर प्लस 2 ER देन ई वाई कॉस 60 डिग्री। क्लियर है? ये टर्म आपकी रूट में आएगी। यहाँ तक आपका क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह, फेजर वगैरह ड्रॉ कर पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या, अब देखो जैसे बैलेंस कंडीशन जो मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता रहनी। क्वेश्चन में सीधा बोला बैलेंस सिस्टम, तो इसका मतलब हो गया आपका जो फेजर वोल्टेज है, नहीं आर फेज का वोल्टेज, वाई फेज का वोल्टेज और पी फेज का वोल्टेज, तीनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा अगर आपका सिस्टम बैलेंस है, तो आप लिख सकते हो वी फेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने वी लिखा है, ये ई है, ठीक है, दोनों एक ही है, वोल्टेज ही है दोनों के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखो क्या हो जाएगा, ई आर वाई। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, ई फेज, ये भी ई फेज, ये भी ई फेज एंड ये भी ई फेज। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल आपके पास अंदर आ जाएंगे, देखो 3 ई फेज का स्क्वायर, एंड ये टर्म आपकी आएगी रूट में। अब ई आर वाई को मैं लाइन वोल्टेज लिख सकता हूँ, ये लिख लेता हूँ ई आर। ठीक है, लाइन वोल्टेज। क्या तक क्लियर है? अब देखो रिलेशन क्या निकलेगा अगर ऐसे निकालते हो तो, √3 ई फेज। ये लो मैंने आपको एक रिलेशन भी निकाल के दे दिया लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में। ठीक है, और रही बात आपको जो क्वेश्चन में आंसर पूछा है, तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो क्या बोला है, इन रिलेशन टू ई ओ सी, ई बी सी वुड, यानी जो आपका ई बी सी यानी जो लाइन वोल्टेज है उसमें क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका जो लाइन वोल्टेज है, ये आपका जो फेज वोल्टेज है, यहाँ पे आप से साफ देख के बता सकते हो आपको जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लीड बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 218। ठीक है, इन द बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज सम जनरेटेड बाय स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर वी वाई बी लैक्स ई आर बाय, पहले तो आप ये देखो एक बार, वी वाई बी बोला है, ठीक है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा वी वाई माइनस वी बी, यानी कि एक तो आपको चाहिएगा माइनस का वी बी। फिर यहाँ तक, अब देखो पहले हम ये जो फेजर बनाए मैं सब ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ई आर, ये आपका हो गया ई बी, ये आपका हो गया ई वाई। क्लियर है? एंगल सबके बीच में आपका वही 120 डिग्री, ये सारे 120 डिग्री। ठीक है, डिग्री। क्लियर है? तो आपको चाहिए देखो माइनस का वी बी, माइनस का वी बी का यही मतलब है
कि ये ई बी चाहिए, ठीक है ना। हो गया वी बी प्लस का माइनस का कहाँ होगा ये, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये लो हमने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया माइनस का, या फिर आपको माइनस का वी बी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ये आपको देगा ई वाई बी या फिर वी वाई बी। क्लियर है। तो अब यहाँ पे एंगल देखना है आपको किसके बीच में, वी वाई बी, ठीक है, एंड ई आर के बीच में। ई आर को आप और क्या लिख सकते हो, वी आर। ये रहा आपका ई आर, ये रहा आपका ई वाई बी या फिर वी वाई बी। टोटल एंगल कितना आपका देखो, 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ थ्री फेज लोड बैलेंस कंडीशन ईच फेज हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सेम रहता है, इंपेडेंस सेम रहता है, पावर फैक्टर सेम रहता है, यानी सारे के सारे आपके सही है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फेज वोल्टेज ऑफ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर इज वी, बाय मिस्टेक द कनेक्शन ऑफ आर फेज गॉट रिवर्स, अ न्यू लाइन वोल्टेज विल हैव अ रिलेशनशिप। पहले तो देखो इसने बोल दिया कि आपका जो फेज वोल्टेज है वो क्या आपका वी, ठीक है, और दूसरा इसने बोला कि जो आपका जो आर फेज है वो रिवर्स हो गया। तो अब ये बताइए जो नया लाइन वोल्टेज होगा उनकी रिलेशनशिप क्या होगी, ठीक है। ये आपका क्या, पहले तो फेज वोल्टेज। क्वेश्चन अच्छा है, फेजर डायग्राम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, तो फोकस रखिए। देखो सिंपली पहले आपका जो कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो फेज वोल्टेज होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। ये आर फेज, ये वाई फेज, ये आपका बी फेज, ठीक है। ये सब किसके इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, चलो इनको लिख लेते हैं वी, बिकॉज इसने वी फेज वोल्टेज दे रखा है। ये सबका मैग्नीट्यूड क्या है, वी। अब इसने बोला जो आपका आर फेज है वो रिवर्स हो गया, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। ये हमने कर दिया रिवर्स, पॉलरिटी चेंज कर दी ना, तो रिवर्स हो गया। मतलब ये हो जाएगा वी वी, ये हो जाएगा वी वाई। क्लियर है। एंगल सबके बीच में कितना रहेगा आपका 120 डिग्री, 20 डिग्री। क्लियर है। अब देखो आपको क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज निकालना है तीनों, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया आर वाई लाइन वोल्टेज, आर फेज और वाई फेज के बीच में। ये आप कैसे निकालते हो, पहले आर फेज लेते हो, ठीक है, उसमें से माइनस कर दोगे वी वाई, ठीक है। सिमिलरली आपको निकालना है लेट्स से वी वी आर, तो ये कैसे निकालोगे, वी फेज माइनस वी आर फेज, और क्या आपका वी वाई बी, आपका हो जाएगा वी वाई माइनस वी बी। ये तीन आपको लाइन वोल्टेज निकालने हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लो, वी आर वाई निकालने के लिए माइनस का वी वाई चाहिएगा आपको, ठीक है, एंड आपको वी वाई भी निकालने के लिए माइनस का वी बी चाहिएगा, क्लियर है, और आपको एक प्लस का वी आर भी चाहिएगा, क्लियर है, जो कि आपके पास फेजर डायग्राम में अवेलेबल नहीं है। तो उनको भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो आपके पास वी वाई है, आपको चाहिए माइनस का, तो ये कहाँ हो जाएगा माइनस का, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे देखो ये प्लस का वी वाई था, तो ये हो गया माइनस का वी वाई, मतलब ये प्लस का वी बी था, तो ये हो गया माइनस का वी बी। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का है, ये होगा प्लस का वी आर, क्लियर है। और एंगल कितना हो जाएगा, जैसे ये टोटल था 120, अब ये इतना एंगल क्या हो जाएगा 3 डिग्री, ये इतना एंगल क्या हो जाएगा 3 डिग्री, क्लियर है। अब देखो पहले हम निकालते हैं वी आर वाई। तो देखो वी आर वाई निकालना है, आर वाई, ठीक है। तो देखो ये रहा आर, ठीक है, और ये रहा माइनस का वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस वाली एक्सिस पर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये लो मैंने रेड वाली जो लाइन है ये आपका रिजल्टेंट दे रही है, कौन सा, वी आर, ठीक है। ये थोड़ी और बड़ी होगी, फिर ये एकदम जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो एक आपको पैरेललोग्राम जैसी लगेगी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ये जो टोटल एंगल है इतना कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सिंपली आप पैरेललोग्राम ड्रॉ लगाओगे और वी आर वाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, सिंपल क्या हो जाएगा देखो, वी आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी वाई का स्क्वायर, प्लस 2 वी आर वी वाई
कॉस 120 डिग्री, ये टर्म आपकी रूट में। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड सबका क्या है, सेम है सब फेज वोल्टेज का, वो है वी के इक्वल। तो ये भी वी स्क्वायर, ये भी वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2v²। कॉस 20 हो जाएगा माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, टोटल आ जाएगा आपके पास v² प्लस v² माइनस v²। सिंपल एक v² बचेगा, वो भी रूट में, तो वो हो जाएगा वी के इक्वल। यहाँ से आपको पता चल गया जो VRY लाइन वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, फेज वोल्टेज के इक्वल। क्या तो कोई डाउट नहीं। अब दूसरा लाइन वोल्टेज निकालते हैं VBR। ठीक है, तो देखो VBR में क्या है, माइनस का VR चाहिए, तो ये रहा आपका माइनस का VR। ठीक है, एंड ये रहा आपका प्लस का VB। इसी एक्सिस पे तो है प्लस का VB। इस VB का और इसका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इस वाली एक्सिस पर। ठीक है, VY वाली एक्सिस पे, तो इस पे ये चलो हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये रेड लाइन क्या शो कर रही है आपको, VBR। क्लियर है, मतलब इसका भी आप रिजल्टेंट निकालोगे तो इसमें भी एंगल देखो, ये टोटल इतना एंगल क्या है 120 डिग्री, का भी सेम ही आएगा। यहाँ से आपको पता चला कि जो VBR है की वैल्यू है फेज वोल्टेज के इक्वल। तो कोई डाउट नहीं। अब बचा तीसरा लाइन वोल्टेज, वो है VYB। तो VYB के लिए माइनस का VB चाहिए, जो कि आपका ये रहा। ठीक है, और ये रहा प्लस का VY। इनका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इनके सेंटर से, ये निकाल दिया इनके सेंटर से, ये होगा VYB। ये टोटल एंगल कितना होगा, सोचिए ज़रा। ये VR था, ये VY था, इन दोनों को सेंटर से कट कर दिया VB ने, तो टोटल कितने में डिवाइड किया इसने, तो भी 60 डिग्री कर दिया, तो भी 60 डिग्री कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, VYB इक्वल्स टू VY का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस VB कॉस 60 डिग्री, एंड ये टर्म आपकी रूट में। यहाँ से आपको पता चला कि जो VYB है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3V। तो जिन सबका मैग्नीट्यूड सेम है वो हमने यहाँ से पुट कर दिया इसमें। ठीक है, और cos 60 होता है 1/2। ये क्लियर है। अब देखो तीनों जो मैंने ये ब्रैकेट में डाली है, यहाँ पे इनको देखो अगर इक्वेट करते हो, यानी जो V की वैल्यू है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि VRY वो तो आपको मिला VR के इक्वल। ठीक है, और तीसरा यहाँ से देखो V की वैल्यू कितनी आएगी, VYB डिवाइड बाई √3, VYB डिवाइडेड बाई √3। तो ये आपका क्या निकला, लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप इस केस के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ डेल्टा कनेक्टेड सर्किट द करेक्ट रिलेशनशिप इज, डेल्टा के लिए क्या रहता है, आपका जो लाइन वोल्टेज है PL वो इक्वल रहता है फेज वोल्टेज के लिए। ठीक है, और आपका जो लाइन करंट रहता है IL वो क्या रहता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। ठीक है, स्टार में इसका उल्टा हो जाता है, लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स हो जाता है और लाइन करंट और फेज करंट सेम रहता है। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B, यानी D आपका करेक्ट आंसर। और 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ऑपरेटिंग एट अ पावर फैक्टर एंगल फाई एंगल पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब आप ये बताइए ये जो एंगल है किसके बीच में रहता है, तो मैंने आपको बताया था ना, क्या था, RMS B फेज एंड I फेज। यानी इन पॉइंट क्या है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में रहता है, ना कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। क्लियर है, आंसर आपका हो जाएगा B। 3 फेज लोड ऑफ पावर फैक्टर 0.8। ठीक है, देखो पावर फैक्टर आपको दे दिया क्वेश्चन में 0.8, और सबसे मेन पॉइंट उसने बोला है लैग। ठीक है, लैग में करंट आपका लैग करेगा, पीछे रहेगा वोल्टेज से। ठीक है, अब देखो 3 फेज सप्लाई फेज सीक्वेंस दे दी RYB, इसने बोला VYB एज अ रेफरेंस करंट IR विल, देखो आपको बोला है VYB, ठीक है, एंड IR, इनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, कौन कितना लीड करेगा या फिर लैग करेगा वो आपको बताना है। क्लियर है, और एक और चीज़ आपको दे दी इसने कि जब आप कॉस इनवर्स 0.8 निकालते हो तो आपको एंगल मिलता है 36.76 डिग्री, ये आपके है फाई की वैल्यू। क्लियर है, अब देखो नॉर्मली जैसे इसी फेजर से समझा देता हूँ। देखो ये आपका हो गया VR, ये आपका हो गया VB,
ये आपका हो गया वी वाई, बिकॉज फेज सीक्वेंस इसने दे रखी है आर वाई बी, ठीक है ना। तो आप जब लिखोगे तो ये हो गया आर वाई बी फेज सीक्वेंस, क्लियर है। अब देखो पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, करंट को ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। क्यों? बिकॉज देखो करंट का इसने बोला लैग है, तो करंट को हम पीछे बनाएंगे वोल्टेज से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो करंट भी कौन सा आपका, आई आर वाला, ठीक है। आई आर को आपको रेफरेंस लेना है। तो आई आर करंट आपका कितने डिग्री से लैग करेगा, 36.76 डिग्री, ठीक है। तो करंट को ड्रॉ करो, ये आपकी हो गई करंट की आई आर, ठीक है। एंगल कितना होगा ये, 36.76 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दूसरा आपको निकालना क्या है, वी वाई बी, ठीक है। और वी वाई बी आप कैसे निकालोगे, वी वाई माइनस वी बी, इसके लिए आपको चाहिएगा माइनस का वी बी, ठीक है। तो माइनस का वी बी का होगा, यहाँ पे प्लस का है उसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में पहले ड्रॉ करो। तो ये आपने लेट से ड्रॉ कर दिया माइनस का वी, क्लियर है। अब देखो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब वी वाई और माइनस का वी बी का रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, वी वाई बी। अब रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, इस 60 डिग्री को एकदम बीच में से काटेगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको बोला है आई आर और वी वाई बी के बीच में कितना एंगल रहेगा और लैग करेगा या लीड करेगा, ये चीज़ आपको बतानी है, क्लियर है। अब देखो आपको रेफरेंस लेना है वी वाई बी को, तो वी वाई बी को चलो रेफरेंस ले लिया। यहाँ से आप देख रहे हो करंट आपका क्या है, आगे कितने एंगल आगे, टोटल ये कितने एंगल आगे, क्लियर है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि करंट आपका लीड कर रहा है, तो आपको बस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकालेगी, देखो क्या इक्वल्स टू टोटल जो एंगल है, टोटल मतलब वी आर से लेके वी बी तक कितना है, यानी ये जो इतना एंगल है तो आपको पता है कितना है 60 डिग्री। तो जो वी बी है माइनस का, उसने 60 डिग्री में स्प्लिट किया है दो बार, दो पार्ट्स में, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, इतना आपको कंफर्म हो गया। अब आगे देखो, अब देखो 60 डिग्री ये हो गया। अब ये वाला जो एंगल है, यानी ये जो आई आर और माइनस के वी बी के बीच का जो एंगल है, ये कितना होगा 60 डिग्री माइनस 36.76, क्लियर है। और ये एंगल और इसमें 30 और ऐड कर दो, आई आर और वी वाई बी के बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो 30 डिग्री लोगे आप, ठीक है, बिकॉज वी वाई बी से आप माइनस वी बी तक चले 30 डिग्री, इसमें आप ऐड और करना पड़ेगा, कितना ऐड करोगे, टोटल 60 डिग्री में से ये 36.76 माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा 60 डिग्री माइनस 36.76 डिग्री, क्लियर है। सॉल्व करो, ये आपको मिलेगा 53.14 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता चला कि आपका जो आई आर करंट है वो लीड करेगा, यानी आई आर करंट लीड वी वाई बी बाई 53.14 डिग्री, क्लियर है। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको फेजर डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने आना चाहिए, बस फेजर डायग्राम से ही आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज इज 10 एंगल 15 डिग्री वोल्ट फॉर अ बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड विद अ फेज सीक्वेंस ए बी सी। द वोल्टेज ऑफ लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू लाइन ए इज गिवन बाय। देखो पहला तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है ना आपको, द वोल्टेज ऑफ लाइन बी विद रेस्पेक्ट टू लाइन, ये ए नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू लाइन ही पूछा है, ठीक है ना, ये पहली मिस्टेक है एक। तो देखो पहले इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लो हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली, ठीक है, 0 डिग्री रेफरेंस, क्लियर है। इसने बोला कि आपको जो पहला फेज है यानी ए फेज वो 15 डिग्री इससे आगे प्लस का है ना, तो आगे ही वो लीड कर रहा होगा, तो आगे ड्रॉ करते हैं। ये लो 15 डिग्री आगे की तरफ हमने ड्रॉ कर दिया, क्या होगा ये वी ए जाएगा, वी सी जाएगा वी। तो अगर देखो आप सिंपली यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, फेज सीक्वेंस आप ड्रॉ करते हो, ए पहले आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, और ए बी सी आपको इसने फेज सीक्वेंस बोल रखी है इसलिए, ठीक है। और एंगल इन सब के बीच में कितना रहेगा 120 डिग्री। तो क्वेश्चन में साफ बोल रखा है बैलेंस सिस्टम है 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और अगर मैं इस जो वी बी है तो अगर रेफरेंस के साथ लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 120 डिग्री माइनस के 15 डिग्री, ये आपको कितना मिल जाएगा 105 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। देखो आपको निकालना क्या है, वी बी
विथ रेस्पेक्ट टू सी, यानी कि वी बी देन माइनस वी सी। क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि माइनस का वी सी आपको चाहिएगा, ठीक है। और ये दोनों ही जो वोल्टेज आप लिखोगे ये रेफरेंस के पॉइंट से लिखोगे, ठीक है ना। जो आपने रेफरेंस लिया ना, ये यहाँ से लिखोगे। तो देखो, अगर ऐसे सिंपल फेजर से निकालते हो तो फेजर से निकाल सकते हो, और इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा वी बी सी इक्वल्स टू, वी बी की वैल्यू कितनी होगी आप ये देखिए। सिंपल, पहले तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंस सिस्टम बैलेंस है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबका सेम रहेगा। यानी इसने एक वोल्टेज का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 एंगल 15 डिग्री। एंगल को तो रखो साइड में, बचा मैग्नीट्यूड, यानी जो 10 दिया आपको वो तो हर फेज़ के लिए सेम रहेगा। जो बी फेज है इसके लिए मैग्नीट्यूड भी तो 10 ही रहेगा, एंगल चेंज होगा, ठीक है। अब आपको लिखना है बी के लिए मैग्नीट्यूड। बी ये रहा, रेफरेंस पॉइंट ये रहा, एंगल कितना है 105 डिग्री, रेफरेंस से पीछे की तरफ है। क्लियर है? एंगल क्या होगा माइनस का 105 डिग्री, ठीक है। देन माइनस बी सी का भी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 10, एंगल कितना आएगा, ये रहा रेफरेंस से आगे देखो कितना, ये यहाँ तक चलेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा देखो 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री। मीन्स क्या कर रहा है, लीड है ऊपर की तरफ है ना, प्लस के 135 डिग्री। तो ये सिंपली पोलर फॉर्म है, सिंपल रेक्टेंगुलर फॉर्म में सॉल्व करके आप टोटल वैल्यू पूरी निकाल सकते हो, ठीक है। इजी है। जब निकालोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा आपका 10√3, एंगल आएगा माइनस के 75 डिग्री। ये तो आपने सिंपल देखो सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व करोगे उससे निकलेगा, ठीक है। दूसरी फेजर डायग्राम से कैसे निकाल सकते हो, फेजर डायग्राम से देखो निकालते हैं इसको। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एक फेजर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया माइनस का वी सी। क्लियर है? रिजल्टेंट आपको पूछा है वी बी सी, तो बी और ये माइनस का सी, इनके बीच में आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आपने निकाल दिया माइनस के वी बी सी। या तो कोई डाउट नहीं है। अब पहले एक चीज़ यहाँ पे देखो कि आपका जो एंगल है, ठीक है, मेन एंगल ही तो मैटर कर रहा है। देखो एंगल को निकालते हैं हम ध्यान से, ठीक है। वी बी सी पूछा है, रेफरेंस के रेस्पेक्ट से देखते हैं अपन। क्लियर है? इतना एंगल क्या है 60 डिग्री, ठीक है। बिकॉज जो 120 डिग्री है तो एकदम इक्वली स्प्लिट करेगा ना, तो ये 60 डिग्री होगा, आपका ये इतना 60 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही 105 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 एंड ये 60, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब एंगल सही से स्प्लिट करते हैं, ठीक है। देखो ये एंगल जो है इतना, ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। क्लियर है? बचा कौन सा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा ये निकालिए। ये हो जाएगा देखो 60 में से 15 माइनस कर दोगे तो ये वाला आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 15, ये कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आपको ये मिल गया 45 डिग्री एंड ये आपको मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। तो टोटल अगर आप वी बी सी से यानी यहाँ से रेफरेंस पॉइंट तक जाते हो तो कितना एंगल चलोगे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। टोटल एंगल आपको मिल गया 4 5 6 7 इज 75 डिग्री। अब रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ बना है आपका ये, तो ये एंगल कौन सा होगा आपका लैग का। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन में पूछा लाइन वोल्टेज, ठीक है, कनेक्शन आपका है स्टार और बैलेंस भी है, तो सिंपल रिलेशन आपको पता है कि वी एल इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वी फेज वोल्टेज होता है। क्लियर है? तो वी एल इक्वल्स टू √3, वी फेज कितना है 10, ठीक है। सिंपल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है ना यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड आपने ऐसे निकाल दिया, वी एल कितना आया 10√3, एंगल कितना आया 75 डिग्री, लैग में इसलिए इसको क्या लिखेंगे -75 डिग्री। एक तो आप देखो ऐसे अगर फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, वरना आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको पहले पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में करोगे, फिर कॉस 105 की वैल्यू निकालोगे, साइन 105 की, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। आपको अगर फेजर का कॉन्सेप्ट पता है तो सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर होएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द बैलेंस स्टार स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सर्किट शोन इन द फिगर बिलो, the line to line voltage is 208 volt RMS. The total power absorbed by the load is 432 watt
एट पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लीडिंग। ठीक है, पावर फैक्टर बोल दिया इसने लीडिंग है। तो जब जब भी आप लीडिंग की बात करते हो, लीडिंग की जो आपका इम्पेडेंस रहता है वो क्या रहता है, जेड इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड, एंगल आपका क्या रहता है, माइनस में रहता है। क्लियर है ना, एंगल आपका होगा माइनस में, तो इसका बी वाला ऑप्शन तो गलत है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। पावर क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है आपका, पावर फैक्टर क्या है आपका। अब देखो इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको निकालना है जेड। जेड के लिए क्या चाहिएगा, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय फेज करंट। क्लियर, बिकॉज देखो आपको ये वाला वोल्टेज चाहिएगा, जो भी करंट आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है वो चाहिएगा, अभी तो आप इसके अक्रॉस निकाल सकते हो इसका इम्पेडेंस जेड की वैल्यू। तो देखो कनेक्शन है आपके पास स्टार, स्टार में एक चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है कि करंट, फेज करंट और लाइन करंट सेम रहता है। तो यहाँ पे आप लाइन करंट लिख सकते हो, यानी आप लाइन करंट निकाल सकते हो। क्लियर है, तो देखो फेज वोल्टेज के लिए तो यहाँ से सीधा निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, पी फेज इक्वल्स टू पी एल डिवाइडेड बाय √3। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 208 डिवाइडेड बाय √3, यानी कि ये आपको मिलेगा 120 वोल्ट। ठीक है, तो फेज वोल्टेज तो आपने निकाल दिया, बचा आपका क्या, लाइन करंट निकालना। ठीक है, तो लाइन करंट और कैसे निकाल सकते हो, सिंपल आप पावर को यूज़ करके। तो देखो पावर क्या होती है, पी इक्वल्स टू √3 पी एल आई एल कॉस फाइव। ठीक है, सारी वैल्यू दे दी है, आपको बस आई एल निकालना है। तो पावर आपकी हो गई 432 डिवाइडेड बाय √3, पी एल कितना है 208, कॉस कितना है आपका 0.6, यहाँ से आपका जो करंट आएगा आई एल, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो लाइन करंट निकल गया। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, देखो पी फेज आपके पास है 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय लाइन करंट आपके पास है 2, तो यहाँ से आपको ये मिल गया 60 ओम। तो ये तो आपने निकाल दिया मैग्नीट्यूड, इसका अब आपको एंगल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एंगल होगा नेगेटिव में, स्टार्ट में बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो आंसर सी होगा। रही बात एंगल कैसे निकालोगे, कॉस फाइव आपको दे रखा है, देखो कॉस फाइव आपको दे दिया 0.6, जैसे फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स 0.6। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है आपकी 3.1 डिग्री। ठीक है, सिंस आपका लीडिंग लोड है तो वो एंगल नेगेटिव में लिखोगे। ठीक है, जब पोलर फॉर्म में उसको नोट डाउन करोगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 3 स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 3 एंगल 60 डिग्री ओम each and 3 delta connected load of 9 angle 60 degree ohm each are connected in parallel and fed from a 3 phase balance source having line to neutral voltage of 120 volt। कौन सा वोल्टेज बोला इसने, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, ये आपका होता है फेज वोल्टेज। ठीक है ना, 120 वोल्ट आपको फेज वोल्टेज दे रखा है, बोला है द लाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई विल बी, आपको निकालना है आई एल। ठीक है, देखो पहले इसने बोला एक स्टार कनेक्शन है और एक डेल्टा कनेक्शन है, स्टार और इन दोनों को आपने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया पैरेलली, और इनको आपने दे दी सप्लाई, ये आपकी हो गई supply। ठीक है, अब देखो इसने जो स्टार बोला, स्टार में इसने सब जो क्या इम्पेडेंस दिया है वो दिया 3 एंगल 60 डिग्री। ठीक है सबका, और जो डेल्टा है उसमें दे दिया इसने 9 एंगल 60 डिग्री। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये जो डेल्टा है इसको हम स्टार में कन्वर्ट करते हैं। पहले कैसे करेंगे, ये तो स्टार एज इट इज़, ठीक है, तो स्टार में कन्वर्ट करते हैं, अगेन पैरेलल कनेक्ट करते हैं सबको। अब देखो इस जो डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो आप, 3 से डिवाइड। ठीक है ना, तो जब भी 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 एंगल 60, तो ये हो जाएगा 3 एंगल 60, 3 एंगल 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 3 एंगल 60 डिग्री, इसके सारे 3 एंगल 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन कौन सा आपका 3 स्टार डैश। ठीक है, ये कनेक्शन आपका कौन सा है, इम्पेडेंस ऑफ जेड। क्लियर है, तो अब यहाँ से अगर मैं जेड इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो दोनों किस में आपके पैरेलल में, तो जेड एल पैरेलल विथ जेड एस डैश। क्लियर है, तो जब सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखो ये कितना है 3 एंगल 60 डिग्री, दोनों ही क्या है सेम है।
जब भी सेम होते हैं तो क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये आपको मिल गया 1.5 एंगल 3 डिग्री। हेड तो आपको निकल गया, बचा लाइन करंट निकालना। ठीक है, तो आई एल कितना हो जाएगा, जो भी आपका वोल्टेज है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय जो भी आपका एडेंस है एंगल 3 डिग्री। ठीक है, यह कितना मिल जाएगा आपको, पॉइंट को उड़ा दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 80 एम्पियर। एंगल फिलहाल अपने को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में इसने नहीं दिया। आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने, बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड 16 प्लस J12 ओम per phase is connected to a 3-phase 230 volt balance supply. The line current and the real power drawn respectively are. देखो एक डेल्टा कनेक्शन है आपके पास, में आपने 3-फेज बैलेंस सप्लाई दे दी, एंड आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कितना दिया इसने 230 वोल्ट। ठीक है, और ये आपका जो लोड है, ठीक है, कोई भी एक लोड लिख लो, पर फेज दे रखा है इसलिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसने बोला कि आपको एक तो लाइन करंट निकालना है। ठीक है, तो देखो जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन रहता है, लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। क्लियर है, उसके लिए आपको पहले फेज करंट निकालना पड़ेगा, तो आपका लाइन करंट निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा इसने बोला है रियल पावर, तो जो पावर होती है तो फार्मूला क्या देता है, √3 VL/IL cos phi। ठीक है, तो IL पहले आप निकाल लोगे, VL आपको दे दिया, cos phi आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी आई फेज और cos phi निकाल दिया आपने, तो आपका लाइन करंट और पावर दोनों निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले Z निकालते हैं। ठीक है, Z का मैग्नीट्यूड वो कैसे निकालेंगे, देखो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आपको कितना मिलेगा 400 रूट में। ठीक है, तो वो हो जाएगा 20। तो Z का मैग्नीट्यूड तो मिल गया 20 ओम, बचा क्या 5। ठीक है, 5 आप कैसे निकालते हो, tan इनवर्स एक्स वाला पार्ट यानी रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस आपका है 12, रेजिस्टेंस है आपका 16। तो देखो ये आपका कटेगा 3 टाइम्स, ये आपका कटेगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको देखो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 36.87, 36.87 डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक सिंपल एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है, ये याद रखिए, वाला एक ट्राइंगल रहता है ऐसा, 12th में पढ़ा होगा आपने। देखो देखो ये वाला जो एंगल है ये आपका रहता है 53 डिग्री, ये आपका रहता है 7 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू रहती है 3, ये वैल्यू रहती है 4, ये रहती है आपकी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट में 5। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए 10 37 की वैल्यू। तो 10 आपका क्या होता है, पहले तो ये निकालिए, यानी जो परपेंडिकुलर फॉर्म बेस वगैरह आप ऐसे लिखते हो ना, तो 1037 आपका रहता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस केस में पहले परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, एंगल ये रहा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 3 अपॉन बेस, बेस आपका ये हो जाएगा, तो 3/4, यानी 1037 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/4। यहाँ पे आपको मिला 3/4। ठीक है, तो 10 इनवर्स 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। तो अगर आप ऐसे देखें तो ये जो वैल्यू है 36.87, ये अप्रॉक्स 37 डिग्री के इक्वल ही है। ठीक है, तो आप बिना कैलकुलेटर के ऐसे निकाल सकते हो, कि बहुत पेपर ऐसे भी होंगे जिनमें आपके कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, बट वहाँ पे पर्टिकुलर 37 डिग्री और 53 डिग्री इन दोनों की वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो आपका एंगल निकल गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं फेज़ करंट। आई फेज़ करंट कैसे निकालोगे आप, सिंपल जो भी आपका वोल्टेज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड। अब आपका डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम रहता है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वोल्टेज आपको दे दिया 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई इम्पेडेंस आपको दे दिया 20, ये आपको मिल गया 11.5 एम्पियर। ठीक है, तो देखो सारी वैल्यूज़ निकल गई, अब सिंपली आपको पुट करनी है। ठीक है, तो देखो देयरफॉर तो आपको जो लाइन करंट है वो निकल गया √3 टाइम्स ऑफ 11.5 एम्पियर। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा
19.9 एम्पियर। दूसरा जो पावर बची, पावर आपकी हो जाएगी, देखो √3, वी एल की वैल्यू हो गई 230, मल्टीप्लाई आई एल की वैल्यू आपकी आ गई 11.5, और कॉस 36.87 डिग्री। वैल्यू आपको याद ही होगी, बहुत क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ठीक है, इस वैल्यू पे। तो वो वैल्यू आपकी क्या रहती है? 0.8। तो सॉल्व करेंगे, आपको पावर मिलेगी 6340 वॉट। तो पावर यहाँ से आपकी आ गई 6.34 किलो वॉट। पावर आपकी ये आ गई, एंड करंट आपका लाइन करंट ये आ गया, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा? सी वाला। तो एक आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, आपने फेज करंट निकाला, वो मिला आपको 11.5 एम्पियर, और आपको एक 11.5 वाला भी ऑप्शन दिया था। क्लियर है? तो जल्दबाजी में आप ऐसे गलत टिक करके मत आ जाना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईच ब्रांच ऑफ डेल्टा, ठीक है, डेल्टा है, उसकी हर ब्रांच, एक ब्रांच का इंपेडेंस कितना है? √3Z। इसका भी √3Z, दूसरे वाले के भी √3Z। तो आपने कर दिया स्टार में। तो अब बताइए कि जो एक ब्रांच होगी स्टार की, उसका इंपेडेंस कितना रहेगा? तो देखो, जब आप डेल्टा से स्टार करते हो तो √3 से डिवाइड, स्टार से डेल्टा करते हो तो √3 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? देखो, √3Z डिवाइडेड बाय 3, ये आपका हो गया Z बाय √, यानी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन है, देखो लास्ट के जैसे, इसने बस आपको एक वैल्यू दे दी, 9 ∠30 दे दिया, इसने बोल दिया स्टार में करोगे तो क्या होगा? स्टार में करते ही क्या हो जाएगा? 9 ∠30 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 3 ∠30। एंगल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ∠20, 30 डिग्री, सॉरी। अ बैलेंस लोड ऑफ 5J4 इज कनेक्टेड इन डेल्टा, यानी देखो लास्ट में सिंपल आपको पोलर फॉर्म में दी थी, मैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, 5 + J4, ठीक है। सिंपल कर रहे हो आप, स्टार में सिंपली डिवाइड करोगे तो 5 + J4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपको मिलेगा 1.66 + J 1.33 ओम। क्लियर है? आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे वाले, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।